खास बात उत्तर प्रदेश में आपका इस्तकबाल करते हैं। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रामपुर की मकामी अदालत में आजम खान ने अहले खाना के साथ की खुद सुपुर्दगी। 17 मामलों में समाअत के बाद अदालत ने भेजा जेल। 2 मार्च को होगी अगली समाअत। आज 106 अफराद गिरफ्तार। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। दिल्ली में फिरका वाराना तशद्दुद के बाद मगरबी यूपी में अलर्ट। एडीजी मेरठ जोन और दिगर आला पुलिस ओहदेदारों ने शहर में किया पैदल मार्च। लोगों में पुलिस के तय एतमाद बहाल करने की कोशिश। दिल्ली तशद्दुद के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकला का एहतजाज। बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी का मुतालबा। आम लोगों से अमन और सलामती का माहौल कायम रखने की अपील। और दिल्ली तशद्दुद का असर लखनऊ के घंटा घर पर चल रहे एहतजाज पर भी पड़ा। एहतजाजी खवातीन हुकूमत और पुलिस कार्रवाइयों से नाराज, ताहम मुल्क को दस्तूर को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार। खबरें तफसील से। रामपुर की एक मकामी अदालत ने आजम खान, बीवी तंजीम और बेटा अब्दुल्ला को जेल भेज दिया है। अदालत ने आजम खान के खिलाफ 17 मामलों में समाअत करते हुए इन्हें जेल भेजने का हुक्म दिया। अब इस मामले में अगली समाअत 2 मार्च को होगी। अदालत के सामने गुज़िश्ता कई महीनों तक पेश न होने वाले समाजवादी पार्टी के लीडर और लोकसभा मेंबर आजम खान ने अपनी बीवी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ एक मकामी अदालत में खुद सुपुर्दगी की, जहां अदालत ने तीनों को जेल भेज दिया। अदालत ने इनकी जमानत की अर्जी खारिज करते हुए इन्हें 2 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया। आजम खान को जेल भेजने पर समाजवादी पार्टी चिराग पा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत आई है, तब से मुसलसल आजम खान की शबीह को दागदार किया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में कानून के तहत काम किया जा रहा है। कुल 17 मामलों में आत्मसमर्पण का प्रार्थना पत्र मोहम्मद आजम खान साहब, जो रामपुर के सांसद हैं, शहर विधायक तंजीम फातिमा जी और अब्दुल्ला आजम खान की तरफ से जो है दाखिल किए गए थे। और उसमें 5 मामले आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित थे, जिसमें 4 मामले जो थे वो जमानती अपराध से संबंधित थे और 1 मामला जो था वो आचार संहिता उल्लंघन के साथ साथ 153A और 153B समाज में वैमनस्यता फैलाने का मामला जो था वो था। और उसके अलावा और कई मामले थे। एक मामला जो था वो जो फर्जी कूट रचित जन्म प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित था, थानागंज से रिलेटेड था। आजम साहब इस देश के बड़े समाजवादी नेता हैं, भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आजम साहब को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जब से सरकार आई है, लगातार आजम साहब को अपमानित करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगवाया है, जानबूझ करके आरोप लगाया है कि आजम साहब की छवि को खराब किया जाए। लेकिन आजम साहब कानून को मानने वाले नेता हैं, इसलिए उन्होंने कानून का सम्मान करते हुए आज जो वहां पर हाजिर हुए हैं, निश्चित रूप से वो कानून मानी आजम साहब को न्याय देगा, यह हमें पूरा भरोसा है। मैं ही कह सकता हूं कि कानून अपने स्तर से जो काम कर रहा है और जो कोर्ट ने निर्णय लिया और कानून के आधार पर जो निर्णय लिया है उसके आधार पर जेल गए। हम कानून का सम्मान करते हैं। योगी शासन में ऐसा नहीं है कि किसी को फंसाते हैं। कानून जो है अपना काम करता है और किसी प्रकार का योगी सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होता है। वाज़ेह है कि आजम खान कुंबे को अदालत की जानिब से मुतअद्दिद समन और गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे थे। बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने जिला रामपुर के गंग पुलिस स्टेशन में 3 जनवरी 2019 को फर्जी पैदाइश सर्टिफिकेट की FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने अप्रैल 2019 में अदालत में चार्जशीट फाइल की थी। चार्जशीट के मुताबिक आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के पास 2 पासपोर्ट, 2 पैन कार्ड के साथ 2 पैदाइश सर्टिफिकेट हैं। इस जिम्न में अब्दुल्ला के साथ साथ आजम खान और बीवी तंजीम के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है, क्योंकि दोनों ने दूसरे सर्टिफिकेट के लिए तस्दीकनामा दाखिल किया था।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली फसाद मामले में समाअत करते हुए फसाद की वजूहात पर तवज्जो दी। समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब डीसीपी की मौजूदगी में दिए गए कपिल मिश्रा के बयान का वीडियो क्लिप अदालत में सुनाया गया। जस्टिस मुरलीधरन ने सॉलिसिटर जनरल को हुक्म दिया कि वो पुलिस कमिश्नर को कपिल मिश्रा समेत पुरतशद्दुद बयान देने वाले 3 बीजेपी लीडरों के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत दें। वाज़ेह है कि शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फसाद में अब तक 27 अफराद हलाक जबकि 250 तकरीबन अफराद जख्मी हुए। न्यूज 18 उर्दू। दिल्ली में फिरका वाराना तशद्दुद के बाद मगरबी यूपी में अलर्ट है। मेरठ, बागपत, सहारनपुर, बुलंदशहर में पुलिस पूरी तरह चौकस है। लोगों में पुलिस के तय एतमाद बहाल करने के लिए आज एडीजी मेरठ जोन और दीगर आला पुलिस ओहदेदारों ने शहर में पैदल मार्च किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार ने कहा कि पूरे जोन में अमन है और लोगों का भरपूर ताउन मिल रहा है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद समूचे वेस्ट यूपी में हाई अलर्ट है। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, सहारनपुर सहित समूचे वेस्ट यूपी में हाई अलर्ट है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद ये सारी कवायद पुलिस यहाँ पर कर रही है। फुट पेट्रोलिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है ये। जो दिल्ली में घटना हुई है उसको लेके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रहे हैं और एहतियातन पूरे जोन में लगभग 20 कंपनी फोर्स जो है अर्धसैनिक बल तैनात है। इसके अतिरिक्त हमारे सिविल पुलिस के लोग हैं। सभी जगह शांति समितियों की बैठक चल रही है और यह प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई घटना न हो, अप्रिय घटना न हो। पिछले 2 दिनों में जो हमारा दिल्ली का बॉर्डर है वहाँ भी पूर्णतः शांति रही। आम जनता का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मेरठ में 20 दिसंबर को जो घटना हुई थी उसके बाद से काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। ऐसे कुछ उपद्रवी तत्व बाहर से आके जिन्होंने हिंसा फैलाई थी, स्थानीय प्रशासन ने, लोकल एसएसपी ने ये सुनिश्चित कराया कि कोई भी निर्दोष आदमी जेल न जाए। उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं और आज हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए निकले हैं। एक साथ साथ फुट पेट्रोलिंग भी हो जाएगा, ये शासन के निर्देश भी हैं और लगातार हम लोग भ्रमणशील हैं और सभी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका सहयोग हम लोग ले रहे हैं। समूचे जोन में शांति है, पूरे जोन में शांति व्यवस्था कायम है। पूर्णतः शांति है। शासन के द्वारा कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी कुछ जनपदों के लिए नामित किए गए हैं। वो अधिकारी पूर्व में भी इस क्षेत्र में रह चुके हैं तो उनके अनुभवों का भी बहुत लाभ लिया जा रहा है।
एडीजी मेरठ जोन महोदय के नेतृत्व में आज जनपद की पुलिस फोर्स, एडीएम सिटी, एसपी सिटी, हम सारे लोग जनता में एक विश्वास का माहौल बनाने के लिए रूट मार्च कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व सर द्वारा किया जा रहा है। और जनपद मेरठ का माहौल जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरह से शांत है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लगातार पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली पूरे इलाके में, पूरे मेरठ में रोम कर रहे हैं ताकि शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे। और शहर में जिस तरह से 20 दिसंबर को हालात तनावपूर्ण हो गए थे, उससे सबक लेते हुए पुलिस सड़कों पर है और लोगों में ये विश्वास जता रही है कि पुलिस उनके साथ है, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और मेरठ में सामान्य जनजीवन चल रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। मशरक़ी दिल्ली में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीला ने एहतजाजी मुजाहरा किया। हाईकोर्ट के बाहर होने वाले इस मुजाहरे में बड़ी तादाद में वकीला ने शिरकत की। वकीला ने दिल्ली में होने वाले फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के लिए बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। एहतजाजी वकीला का कहना था कि शहरियत कानून की हिमायत की आड़ में शरपसंद अनासिर बेकसूर शहरियों को निशाना बना रहे हैं। वकीला ने तशद्दुद में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मुअत्तल करने का मुतालबा भी किया। और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी अधिवक्ता दिल्ली में जो हिंसा चल रही है बेरोक टोक, और जिस तरह से इस देश का गृह मंत्री दिल्ली पुलिस को खुली छूट दे रखा है कि दंगाइयों की वो मदद करे। हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों की जानें जा रही हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों के मकान दुकान लूटे जा रहे हैं, व्यापार नष्ट हो रहा है, सार्वजनिक संपत्तियों को जलाया जा रहा है। दिल्ली को आप गुजरात मॉडल पे नहीं चला सकते हैं। दिल्ली की परंपरा रही है कि सारे धर्म, सारे जातियों के लोग मिलजुल कर रहे हैं। एक तरफ आप ट्रंप के स्वागत में उसके तलवे चाट रहे हैं और दूसरी तरफ आम जनता के लिए जीना दूभर हो गया है। हम लोगों की मांग है कि बीजेपी का जो विधायक प्रतिनिधि था, जिसके उकसावे पर यह दंगे शुरू हुए हैं, उस पर रासुका लगाया जाए, कपिल मिश्रा पे, और उसके अलावा जितने भी दंगाई हैं, चाहे वो जिस जात धर्म के हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर जिसने जामिया पे हमला कराया, जिसने जेएनयू पे हमला कराया, जिसने शाहीन बाग पे गोली चलवाई, जिसने दिल्ली के अध्यापकों, कर्मचारियों और वकीलों पे लाठीचार्ज चलाया। भाई देखिए, आज पूरे देश में जो माहौल ख़राब किया जा रहा है, ये जो भी पार्टियां हैं, समाज राजनीतिक पार्टियां, इनकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है। जो हमारा हिंदू मुसलमान का भाईचारा था उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और एक दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके अगेंस्ट एक दूसरा प्रोटेस्ट किया गया, जिसको लेकर ये घटना घटी। इसकी हम भरपूर निंदा करते हैं। और दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, उनके लिए मेरी मांग है कि उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि पूरे दिल्ली को जलाया गया, पूरे दिल्ली जलता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस ना तो कहीं मौके पर पहुंची, ना कहीं पर जो है राहत पहुंचाई गई, ना ही दंगाइयों को रोकने का प्रयास किया गया। इसलिए जो देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली तशद्दुद का असर लखनऊ के घंटा घर पर चल रहे एहतजाज पर भी महसूस किया जा सकता है। सीए और एनआरसी के खिलाफ धरने पर बैठी खवातीन हुकूमत और पुलिस कार्रवाइयों से नाराज नजर आ रही हैं। धरना दे रही खवातीन की तादाद में कमी वाक़ई हुई है, ताहम इन खवातीन का मानना है कि मुल्क और दस्तूर को बचाने के लिए हम हर कुर्बानी पेश करने को तैयार हैं। ये लड़ाई सिर्फ किसी मखसूस मजहब और तबके की नहीं, बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों, बिलखुसूस गरीब बाशिंदों को फ़िस्ताई ताकतों के जबर से बचाने की लड़ाई है। आंदोलन तो नहीं है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। और हमें जो देश की सत्ता में है, जिनको हमने जिम्मेदार बनाकर भेजा है अपने सेवक के रूप में, वो अगर हम नहीं समझ में आ रहा है हमको, तो आकर वो अपना प्रतिनिधि भेजकर समझाएं हमको कि ये वास्तविकता कानून की क्या है। सिर्फ हम डर रहे हैं, हम घरेलू महिलाएं, एक बहुत बड़ा क्लास डर रहा है, पूरा देश डर रहा है। तो क्या ये वास्तविकता नहीं है? इस कानून कोई घातक नहीं है? हम आपके अधिकार की आवाज़ बनकर भी बैठे हैं और उन सैकड़ों, हज़ारों, करोड़ों देशवासियों की आवाज़ बनकर यहाँ पर बैठे हैं जिनके लिए कानून घातक है। और प्रताड़ना के आधार पर पड़ोसी मुल्कों से प्रताड़ित लोगों को लाकर हमारे गृह मंत्री नागरिकता देने का आह्वान करते हैं। और हमारे देश में उसके कारण अगर जो प्रताड़ना हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? एक बात हमें और ये कहनी है कि हमारे गृह मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं है। तो एक मर्तबा अपना प्रतिनिधि भेजकर ये बता दें कि नागरिक है कौन। क्या जिसके पास आधार कार्ड है वो नागरिक है? जिसके पास वोटर कार्ड है वो नागरिक है? जिसके पास
पास पैन है, पहचान पत्र है, पासबुक है, बिजली बिल है, कौन नागरिक है? नागरिक है कौन? जिसके पास पासपोर्ट है, क्या वो नागरिक है? जिस आधार पर लोगों को, अपने मंत्रियों को या स्वयं को नागरिक माना जा रहा, हम वही डॉक्यूमेंट्स पेश करें उन घुमंतु जातियों की तरफ से भी और अपने आदिवासी की तरफ से भी। और कानपुर में 20 दिसंबर को शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हुए तशद्दुद में गोली लगने से जख्मी हुए मोहम्मद शान 40 दिन बाद भी अब तक ठीक नहीं हुए हैं। एक्सरे कराने के बाद पता चला कि मोहम्मद के कंधे में लगी हुई गोली अभी तक नहीं निकली है। शान मोहम्मद के वकील ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है, जिसकी समाअत 28 फरवरी को होगी। कानपुर में 20 दिसंबर को शहरियत कानून के खिलाफ हुए तशद्दुद में कंधे पर गोली लगने से जख्मी हुए शान मोहम्मद अब तक ठीक नहीं हो सके हैं। शान मोहम्मद अब तक इस जख्म से जूझ रहे हैं। भगदड़ मचने के बाद पूरा पुलिस के लोगों ने गोली मार दी। ये अभी बुलेट फंसी हुई और उसका हाथ काम नहीं कर रहा है। इन्हें अब तक यही कहा गया कि इनका जख्म ठीक हो गया है, इनके कंधे से गोली निकाल ली गई है, लेकिन शान मोहम्मद कुछ और ही कहते हैं। बताया अभी तक कुछ में, अभी तक मुझे भी यही मालूम था कि बुलेट निकल गई। और उसके बाद मैंने पूछा भी, डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन भी हुआ था, सब टाँके भी लगे थे। बोले वो सफाई की गई थी, उसके बाद बुलेट अभी फंसी है अंदर, अब कोई दिक्कत नहीं, आप घर जाइए। अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ शान मोहम्मद ने अब अदालत का रुख किया है। इन्होंने इस मामले में मुआवजे का भी मुतालबा किया है। शिकायत तो की गई है, शिकायत तो पहले भी की गई, उनकी तरफ से मुकदमा भी आज न्यायालय में पेश किया गया कि 156(3) के तहत मुकदमा न्यायालय में पेश किया उनकी पैरवी के तहत, और पुलिसजनों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा लिखाने के लिए तहरीर दी है। अब उसमें 28 तारीख लगा दी गई है, जो भी न्यायालय न करेगी वो तो उसका व्यू है। अपना काम हम लोगों ने अपने स्तर से किया है। शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरे में शामिल शान मोहम्मद पर गोली किसने चलाई, किसके कहने पर चलाई गई, ये बात अब तक मुअम्मा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बीजेपी के इक़्तिदार में दलित, मुस्लिम और दिगर कमजोर तबकों के लोग महफूज नहीं। हुकूमत और पुलिस से लोगों का यकीन उतर जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार आज समाज के जिम्मेदार लोगों के जरिए लखनऊ में मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। जब पुलिस और इंतजामिया के बड़े अफसर लोगों की बात नहीं सुनते तो इन्हें प्रेस के सामने आना पड़ता है। मामला कानपुर के मनगटा गाँव का है, जहाँ गुज़िश्ता 13 फरवरी को दलित समाज के लोग भीम कथा कर रहे थे कि ब्राह्मण और ठाकुर समाज के लोगों का एक जत्था जय श्री राम के नारे लगाता हुआ दलित समाज के लोगों पर टूट पड़ा, और फिर उनके साथ भी वही हुआ जैसा अक्सर गुज़िश्ता कई साल से अक़लियती फ़िरक़े के साथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के मंगटा में जिस तरह से दलित समाज पर हमला हुआ है, हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य में दलित सुरक्षित नहीं। जिस तरह से पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज पर, पिछड़े समाज पर जाति हो रही है, उसी तरह से कानपुर देहात में बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ दबंग जातियों द्वारा पुलिस के संरक्षण में हमले अभी भी जारी हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जब सरकार का संरक्षण होगा, पुलिस पर होगा, दंगाइयों पर, नशे के लोग हैं, दलित हैं, अक़लियत के लोग हैं, पिछड़े समूह हैं, औरतें हैं, उन सबको निशाना बनाया जा रहा है। हमारा साफ मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर एक ऐसा निज़ाम वापस लाना चाहती है कि जहां की अक़लियतों, दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन, ये बहुत जिम्मेदार लोग थे जिनसे हमने बात की है। इन लोगों का मानना यही है कि जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है, कहीं ना कहीं एक ऐसी सियासत सामने आ रही है जिसकी बुनियाद पर सिर्फ एक मज़हब को फ़ौक़ियत दी जा रही है, और इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। कैमरामैन उपेंद्र के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस की जिला अदालत में ज्ञान वापी मस्जिद की तनाज़े में चल रहे मुकदमे की समाअत पर रोक लगा दिया है। इस मुकदमे में ज्ञान वापी मस्जिद की जमीन पर मंदिर की मिल्कियत का दावा किया गया। बनारस के शंकर रस्तोगी की तरफ से दाखिल दरखास्त में कहा गया है कि ज्ञान वापी मस्जिद मंदिर की जमीन पर तामीर की गई है, लिहाजा मस्जिद की जमीन को खाली करके मंदिर इंतजामिया के हवाले की जाए और मस्जिद की इमारत को कहीं और मुंतकिल किया जाए। बनारस जिला अदालत में इस मामले की रोजाना समाअत हो रही है। मंदिर की तरफ से दाखिल अर्जी के खिलाफ ज्ञान वापी मस्जिद इंतजाम के लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही थी वो हाई कोर्ट से स्टे थी। यहाँ उसमें अदर साइड ने जो मंदिर के तरफ से एक एप्लीकेशन पड़ी कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के लाइट में स्टे ऑर्डर को एप्लीकेबल नहीं है आज के दिन,
इसलिए प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाए और सुनवाई की जाए। उस एप्लीकेशन में हम लोग इधर मस्जिद की तरफ से ऑब्जेक्शन फाइल हुए थे, उस ऑब्जेक्शन को कोर्ट ने रिजेक्ट किया और उनकी एप्लीकेशन को अलाउ किया और ये कहा कि दिन ब दिन इसकी प्रतिदिन इसकी सुनवाई होगी। उस आदेश को यहाँ हाईकोर्ट में आज चैलेंज किया गया था। उस आदेश को जो चैलेंज किया गया था उसको आज यहाँ स्टे कर दिया कोर्ट ने और ये कहा कि वहाँ प्रोसीडिंग नहीं चलेगी जब तक कि यहाँ ये मैटर पेंडिंग है, तब तक वहाँ प्रोसीडिंग नहीं चलेगी और अगली तारीख 17 मार्च लगाई है। कम लफ्जों में मुकम्मल बात, जज्बात और हालात की अक्कासी उर्दू गज़ल की खूबसूरती है। अमीर खुसरो से लेकर जदीद दौर में वक्त के साथ गज़ल भी बदली, लेकिन तफक्कुर और तासुर बरकरार रहा। उर्दू गज़ल में ऐसे ही नए रुझानात पर तबादले ख्याल के मकसद से मेरठ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में खुसूसी इस्माइल मेरठी यादगारी लेक्चर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मारूफ शायर और अदीब अब्बास रजा नैयर ने इस मौजू पर अपना मकाला पेश किया। उन्होंने कहा कि इब्तदाई दौर में गज़ल इश्क मोहब्बत के जज्बात की अक्कासी के सिवा कुछ न थी, लेकिन बदलते दौर के साथ गज़ल में हर मजमून की गुंजाइश पैदा हुई। मुशायरों में गज़ल गोई के ताल्लुक से अब्बास रज़ा नैयर का मानना है कि मुशायरों में पढ़ी जाने वाली गज़लें बड़ी शायरी ना सही, लेकिन उर्दू गज़लों की मकबूलियत का जरिया ज़रूर है। इस्माइल मेरठी ने ही असरी हिस्सियत को अपने अंदाज में पेश करना शुरू कर दिया था, लेकिन गज़ल की अपनी खूबी यह है कि ये जिस अहद में और जिस शख्स के पास रही उसकी ज़बान में बोलने का शऊर इसके पास है। ये आंसुओं से लिखी गई तो मेरी तक़मीर हो गई, फ़लसफ़ों और शराब के क़तरों से लिखी गई तो गालिब हो गई, और ये मकर शायराना के तौर पर आई तो मोमिन हो गई, और ये मजाज के यहाँ आई तो इनकलाब का पैगाम लेके आई। और इसी तरीके से हमारी तरक्की पसंद तहरीक के बाद जब जदीदियत का दौर आता है तो नए शुरा ने असरी मसाइल के साथ साथ अपनी ज़बान को भी बदला। मुशायरा एक इंस्टीट्यूशन है, उसके ज़रिए से हमारी बात पहुंचती है, हमारी ज़बान पहुंचती है, इसलिए मुशायरों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत बड़ी शायरी मुशायरे से इस वक्त इसलिए नहीं है कि उसके तकाज़े अपने हैं, उसको आवाम तक पहुँचाना है और उस आवाम तक पहुँचाना है जो उर्दू बोल तो सकते हैं मगर लिख और पढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे खास बात बिहार की हेडलाइंस का। बिहार असेंबली में नीतीश कुमार का दावा, बिहार के हर इलाके में हो रही है तरक्की, ताहम मुफ्त बिजली देने की मुखालिफत। जेडीयू से इत्तेहाद की कयास आरआईओ को राबड़ी देवी ने किया खारिज, कहा नीतीश कुमार की ख्वाहिश के बावजूद हमें इत्तेहाद में दिलचस्पी नहीं, आज ही अजीम इत्तेहाद के लीडरान ने की थी पेशकश। बिहार असेंबली के अंदर और बाहर आरजेडी और सीपीआईएम के अरकान असेंबली का हंगामा, एहतजाज कर रहे टीचरों की हिमायत में उठाई आवाज। खगड़िया में जिंदगी की जंग हार गई मासूम, बोरवेल से निकालने के बाद इलाज के दौरान हुई मौत। साबिक वजीर आला राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के साथ इत्तेहाद की खबरों की तरदीद की है। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार का मन भले ही डोल रहा हो, लेकिन हमें उनसे इत्तेहाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब इंतखाबात होने हैं, लिहाजा जो भी होगा लोग करेंगे। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी की मुलाकात को खैर सगाली की मुलाकात बताया और उनके साथ इत्तेहाद की खबरों को सख्ती से खारिज कर दिया। नीतीश कुमार का मन डोलेगा, बाकी हम लोग का मन नहीं डोलेगा। नीतीश कुमार का मन डोलेगा, बाकी हम लोग का मन नहीं डोलेगा। उधर आरएलसीपी ने जीतन राम मांझी को नसीहत दी है और कहा है कि मांझी को ऐसे बयानों से गुरेज करना चाहिए, ऐसे बयान अजीम इत्तेहाद के लिए ठीक नहीं है। देखिए, मांझी जी हम लोग के वरिष्ठ नेता है, गार्जियन है, संवैधानिक पद पे अभी भी हैं और पहले भी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि कोई सगा बचा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, तो मांझी जी को भी जो ठगने का काम किया था, मांझी जी को मुख्यमंत्री भी नीतीश जी बनाए थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का काम भी नीतीश जी ने ही किया था। तो मांझी जी को जितना अपमानित नीतीश जी ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि मांझी जी अगर इस तरह के बयान दिए हैं तो ये महागठबंधन के ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, और मुझे लगता है वो भी नीतीश विरोधी जो विचारधारा के लोग हैं, तो इस तरह का बयान से बचना चाहिए। दूसरी तरफ जेडीयू के लीडर केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार को समझने के लिए वक्त लगता है, फिर वो चाहे उनकी हिमायती हो या अपोजिशन। इसलिए सीएए पर हम अपना समर्थन पहले देने के बाद भी चुप हैं। जहां तक एनपीए है, इससे केंद्र सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोई भी गलतफहमी नहीं है और उनकी पूर्ण सहमति इसके साथ। नीतीश जी को
समझने में उनके साथियों को भी और विरोधियों को भी समय लगता है। बस मैं इतनी ही टिप्पणी करना चाहता हूँ। बिहार असेंबली में भले ही एनआरसी और एनपीआर को लेकर सबकी हिमायत से फैसला लिया गया है, लेकिन बीजेपी लीडर और वजीर विजय सिन्हा का दावा है कि फिलहाल रियासत में एनआरसी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अभी तो आप ही की सरकार ने दिया ना, ये जन्म ही नहीं हुआ। ये तो उन लोगों को जो अराजक तत्व के लोग हैं, जिनकी मानसिकता नकारात्मक है, समाज के अंदर भ्रम फैला करके अराजकता फैला रहा है, उन लोगों को बताया गया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में ऐसी संभावना हो सकती है? भविष्य में क्या कब जरूरत पड़ेगा, 370 धारा 70 वर्षों के बाद हट सकता है। नए कानून की कब जरूरत पड़ेगी वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। एनपीआर और एनआरसी पर बीजेपी लीडर संजय पासवान ने नीतीश कुमार के फैसले को जोखिम भरा करार दिया। संजय पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार एक मंझे हुए सियासतदान हैं और वो इनकी सराहना करते हैं। संजय पासवान ने यह भी कहा कि जहां बीजेपी की हुकूमत इख्तिदार में है वहां एनआरसी, सीए और एनपीआर नाफिज होगा, लेकिन जहां इख्तिदार में दूसरी पार्टियां साथ शामिल हैं वो उनके फैसले का एहतराम करेंगे। नीतीश बाबू ने एक रिस्क ही लिया है, मोटामोटी एक रिस्क लिया है, और विपक्षी उनको माने न माने या हम लोग के साथ क्या हुआ नहीं हुआ ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन मोटामोटी उन्होंने रिस्क लिया है और उनके इस रिस्क की हम सराहना करते हैं कि वो एक रिस्की पॉलिटिशियन है, रिस्क लेने वाले पॉलिटिशियन हैं, साहसी हैं, हिम्मती हैं। उसी ढंग से हम भी, मैं व्यक्तिगत तौर से एनपीआर, एनआरसी, सीए के घोर पक्ष में हम लोग हैं, और जहां हमारी सरकार है वहां इसको लागू करवाने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए